नासा का मिशन है अनजान जगहों को एक्सप्लोर करना। हम जितना जानते हैं उससे हजारों गुना ज्यादा चीजों को हम नहीं जानते और सच्चाई भी यही है। नासा अपने साइंटिस्ट्स और स्पेस क्राफ्ट्स को स्पेस और सोलर सिस्टम के अंतिम छोर तक भेजती है। नई डिस्कवरीज के लिए रिस्क लेना भी जरूरी है। स्पेस एक्सप्लोरेशन अंधेरे में माचिस जलाने की तरह है। हम नहीं जानते कि आगे क्या दिखाई देगा। वो क्या है? वहां तो कुछ भी हो सकता है। सुपर हीरो पावर्स से लैस सीक्रेट वेपन्स। अगर वो मुझे दिख जाता है तो मैं उसे आधे घंटे के अंदर मार सकता हूँ। हमारे प्लेनेट पर हमला हुआ है। क्या एलियन लाइफ फॉर्म्स पृथ्वी पर इन्वेड कर रहे हैं? मेरे ख्याल से हाँ। और मून पर मिले अनआइडेंटिफाइड फुटप्रिंट्स। वो फुटप्रिंट बहुत ज्यादा बड़ा था। नासा के मिशंस में कुछ चौंकाने वाली गड़बड़ी नजर आई। ओके, हमें वहाँ 3-4 ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। हाँ, वहाँ कम से कम 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। और उन्होंने हमारे बेहतरीन वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। ये हैं नासा's unexplained files. Thor, God of Thunder, God of War, Modern Superhero. उनके हाथों में है हैमर, मियोलनेर, गजब की पावर वाला वेपन। थॉर का हैमर पृथ्वी पर जबरदस्त वार कर सकता है। अमेजिंग और ड्रामेटिक। अमेरिका के आसमान में कुछ दिखा तो लोग बुरी तरह डर गए। शायद वो थॉर की पावर थी जो आसमान से पृथ्वी पर वार कर रही थी। लेकिन ये थॉर कोई देवता नहीं है। 18 नवंबर सन 2009 को यूटा और नेवाडा के आसमानों में लोगों ने कुछ देखा जो एटमॉस्फेयर से आया एक स्ट्रीक लग रहा था। अचानक ही सूरज से भी ज्यादा तेज लाइट नजर आई। सिर के ऊपर से गुजरती वो जलती हुई ऑरेंज लाइट लगातार बड़ी से बड़ी होती जा रही थी। उसकी स्पीड गोली से कहीं ज्यादा तेज थी। आखिरकार वो डेजर्ट में कहीं गिरी, लेकिन आसमान में तेज लाइट फैल गई। हमारा सामना एक्सट्रीमली पावरफुल फोर्सेस से था। ऑफिशियल्स ने बताया कि वो बाइंडिंग फ्लैश एक एक्सप्लोडिंग मीटियोर का था, लेकिन नेवाडा के लोगों ने पहले भी ऐसे फ्लैशेस देखे थे और उन फ्लैशेस का मीटियोराइट से कोई लेना देना नहीं था। 1940 के दशक के आखिरी दिनों में एटॉमिक टेस्ट्स की वजह से आसमान में ऐसी आग दिखती थी और ये सिलसिला कई दशकों तक चला। लेकिन कोल्ड वॉर एरा के न्यूक्लियर टेस्ट्स ने भी अपने निशान छोड़े थे। सन 2009 की उस घटना के बाद ना तो कोई न्यूक्लियर फॉल आउट हुआ, ना ही मीटियोराइट से बना कोई क्रेटर ही मिला। बड़ी अजीब बात है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। इस मिस्ट्री का एक पॉसिबल जवाब तो उस खबर से मिल सकता था जो उस घटना से कुछ महीने पहले लीक हुई थी। नासा ने बड़ी सीक्रेसी के साथ एक रॉकेट लॉन्च किया था। वो एक बोइंग डेल्टा 4 रॉकेट था, उन हेवी लिफ्ट व्हीकल्स में से एक जिनसे नासा ऑर्बिट में लार्ज पेलोड भेज सकती थी। वो लॉन्च रात में हुआ था, पूरा मीडिया ब्लैकआउट था। नासा ने यह भी नहीं बताया कि उसमें क्या जा रहा है। नासा के एक ऑब्जर्वर ने उसकी ट्रेजेक्टरी को एक मिलिट्री टेस्ट फैसिलिटी डगवे प्रूविंग ग्राउंड की ओर ट्रैक किया। उस सीक्रेट रॉकेट लॉन्च के बाद आसमान में नजर आए आग के कुछ गोलों से कुछ लोकल्स को यह लगने लगा कि उनके बैकयार्ड में फिर से वेपन्स टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन न्यूक्स का शक नहीं था। अमेरिकन मिलिट्री ने जो बेहतरीन डिवाइसेस बनाए थे उनमें से कम एक तो एक स्पेस वेपन के एक्चुअल डिजाइन का था, और उससे भी यूटा और नेवाडा के आसमान में उस तरह के नजारे दिख सकते थे। उसका नाम था थॉर। स्पेस और जंग के मामलों में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर आपने ऊंची जगह पर मोर्चा नहीं लिया तो वैलीज में दुश्मन आपको मार गिराएगा, और इसी का वो एक्सटेंशन था हाई ग्राउंड पर जाना। जेरी पोर्नेल कई बेहतरीन साइंस फिक्शन लिखने के लिए मशहूर रहे हैं, लेकिन उनका पास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है।
जेरी पोनेल जब तक फेमस साई-फाई राइटर नहीं बने थे तब वो 50 के दशक में बोइंग में काम करते थे और प्रोजेक्ट थोर भी उनका ही आइडिया था। प्रोजेक्ट थोर देवता के हैमर की तरह वो भी एक सिंपल लेकिन बड़ा ही इफेक्टिव कॉन्सेप्ट था। उन्होंने हाई टंगस्टन स्टील से बने एक टेलीफोन पोल का करीब 6.5 मीटर का एक चंक लिया और उसमें एक जीपीएस रिसीवर लगा दिया और उसे ऑर्बिट में भेजने के बाद पृथ्वी पर कोई भी टारगेट उससे बच नहीं सकता था। ये बड़ा ही सिंपल आइडिया है। अगर हम स्पेस में कोई बड़ी चीज ले जाते हैं और उसे पृथ्वी पर गिराते हैं तो नीचे आने पर उससे बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बनेगी। उससे बचने के ज्यादा डिफेंस नहीं है। अगर आप जमीन के 10 मीटर नीचे एक बंकर बनाकर रहते हैं तो आपको शायद ही कोई मार पाए, लेकिन थोर मार सकता है। अगर इसे टारगेट दिख जाए तो ये उसे आधे घंटे के अंदर मार सकता है। जहां तक किसी अंडरग्राउंड बंकर जैसे एक हार्ड टारगेट की बात है तो उसे खत्म करने के लिए जबरदस्त न्यूक पावर चाहिए। थोर में वो ताकत है, वो भी पिन पॉइंट प्रिसीशन के साथ, और कोई रेडियो एक्टिव फॉल आउट भी नहीं होता। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 4000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डिलीवर कर सकते हैं तो फिर किसी वॉरहेड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बिल्कुल भी रेडियो एक्टिव नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का मोमेंटम होगा और कोई एक्सप्लोजन जैसा एक्सप्लोजन नहीं होगा। बहुत ज्यादा मैस से जमीन में गड्ढा नहीं होता, बड़ा गड्ढा बनता है उस चीज की स्पीड से। कोई वार्निंग नहीं, कोई डिस्चार्ज नहीं, रेडार पर भी नहीं दिखने वाला। उसे डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है और रोक पाना इम्पॉसिबल। उसका इम्पैक्ट बड़ा ही जबरदस्त और ड्रामेटिक होता है। स्पेस में भी गिनती के प्रोजेक्ट थोर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से दुनिया में किसी भी जगह पर किसी भी टारगेट को कुछ ही मिनट में निशाना बनाया जा सकता है। उसके एक इम्पैक्ट से करीब आधे सिटी ब्लॉक को खत्म किया जा सकता है। 1950s के दशक में प्रोजेक्ट थोर जितने बड़े पेलोड्स को रॉकेट से डिप्लॉय करना प्रोहिबिटेड था और ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, लेकिन उसे भुलाया नहीं गया था। 70 के दशक में एयरफोर्स ने उसके डिजाइन पर काफी काम किया और मुझे पता लगा है कि 90 के दशक में ऐसा ही एक प्रोजेक्ट चल रहा था। थोर जैसे एक वेपन सिस्टम को ऑपरेशनल बनाने के लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट बनाने की कोशिश शुरू हो गई जो ऑर्बिट में जाकर पृथ्वी पर वापस आ सके। उसी वजह से हमने रीयूजेबल स्पेस ट्रैवल की कोशिश शुरू की। तब थोर काफी सस्ता और ज्यादा प्रैक्टिकल बन सकता था। 1993 की ये फुटेज व्हाइट सैंड्स टेस्ट रेंज में DC-X's रॉकेट्स पर हो रहे एक्सपेरिमेंट्स की है। एयरफोर्स ने DCX बनाया था जो सिंगल स्टेट टू ऑर्बिट शिप का एक फुल्ली रीयूजेबल स्केल मॉडल था, वो भी लोअर लेवल एमिशंस वाला। हम उसे ज्यादा ऊंचाई पर तो नहीं ले जा पाए, लेकिन हमने वो कॉन्सेप्ट तो प्रूव कर दिया था। अच्छा लग रहा है, ट्रांसलेशंस अच्छे हैं। लेकिन वो आइडिया इतना एम्बिशियस था कि 1990s की टेक्नोलॉजी से उसे पूरा नहीं किया जा सकता था। एयरफोर्स ने उसे 11 बार उड़ाया और फिर नासा ने उसे ले लिया और पहले ही मिशन पर उसे नष्ट कर डाला। फिर वो प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। ऑफिशियली कोई प्रोजेक्ट थोर था ही नहीं और पता लगा कि उन टंगस्टन टेलीफोन पोल्स को ऑर्बिट में पहुंचाना आसान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कहीं और ब्लैक बजट पर यह काम नहीं हो रहा। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अपने स्पेस वेपनरी के डेवलपमेंट पर आने वाले खर्चे की बातें अक्सर छिपाता है, लेकिन उसके अनक्लासिफाइड बजट की रिपोर्ट से पता लगा कि 2000 के बाद से स्पेस वेपन्स पर खर्च होने वाला बजट हर साल करीब $100 करोड़ बढ़ा है। हाल ही में अमेरिकी एयरफोर्स के एक डॉक्यूमेंट से फ्यूचर स्पेस वेपन्स का पता लगा है, जिसमें हाइपर वेलोसिटी रॉड बंडल्स का भी जिक्र है। कह सकते हैं कि ड्रोन इस फील्ड का किंडरगार्टन है और ये उसका ग्रेजुएट स्कूल है। उसे वहां तक पहुंचाना ही बहुत महंगा है, लेकिन अगर वो एक बार वहां तक पहुंच गया तो उसे एक्टिवेट करना ज्यादा मुश्किल नहीं और वो बड़ा एक्यूरेट भी है। ऑफिशियली स्पेस में अमेरिका का कोई थॉर प्लेटफॉर्म नहीं है। हम नहीं जान सकते कि अभी स्पेस में हमारा कोई प्रोजेक्ट थोर प्लेटफॉर्म है या नहीं, लेकिन अगर हुआ तो उसके ऊपर अमेरिका का झंडा जरूर होगा।